Hello everyone, this is the part 3 of June 2024 पेपर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द पैरिश काउंसिल्स अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज़ फाउंड इन। पैरिश काउंसिल जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट का बॉडी है वो किस में आपको देखने को मिलेगा? यूएसए में, जापान में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? टेक योर टाइम। ओके, द राइट आंसर इज़ इंग्लैंड। इंग्लैंड में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको लोकल गवर्नमेंट के 2 टियर देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारा काउंटी काउंसिल और दूसरा हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, 2 टियर आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड में। नॉर्मली जो इंग्लैंड है वो 2 टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट में बंटा हुआ है। ठीक है, एक काउंटी काउंसिल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये जो काउंसिल, ये पैरिश काउंसिल, काउंटीज़, ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं उनकी आपको फीचर्स पहचानने हैं। इट इज़ टेकन एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ हाई रिस्क, रैशनैलिटी सोर क्राइटेरियन इन डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व्स इन न्यू प्रोग्राम। टेक योर टाइम। ओके, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की बात करें तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो हैं ये टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। इसके साथ कुछ रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और ये नए प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा ए, बी एंड डी। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉल्ड इम्प्रूव पीस टाइम डिसीजन मेकिंग। कौन सी टेक्निक इनमें से है जो पीस टाइम डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है? इसे कहते हैं पीस टाइम डिसीजन मेकिंग इम्प्रूवमेंट टेक्निक। किसको कहते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च को कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कहते हैं या नॉलेज मैनेजमेंट को कहते हैं? टेक योर टाइम। ओके, द राइट आंसर इज ऑपरेशनल रिसर्च। अब ये ऑपरेशनल रिसर्च जो है इसे ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? ऑपरेशनल रिसर्च क्या है? एक एनालिटिकल मेथड है। किसका? प्रॉब्लम सॉल्व करने का और डिसीजन मेकिंग का। कहाँ पर? जब आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर। अब इसमें होता क्या है, आप प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इन कंपोनेंट्स को आप 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये जो एनालिटिकल मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं ये कौन से मेथड्स हैं? ये मैथमेटिकल मेथड्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसे पीस टाइम डिसीजन मेकिंग क्यों कहा गया? इसे पीस टाइम डिसीजन मेकिंग इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार इसका जो इंट्रोडक्शन था वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इसलिए इसे पीस टाइम डिसीजन मेकिंग जो टेक्निक कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ मिशंस दिए हैं और लिस्ट 2 में उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। लिस्ट 1 इज इंद्रधनुष, अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। और लिस्ट 2 है ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इम्यूनाइजेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड नॉलेज इकोनॉमी। टेक योर टाइम। ओके, बहुत सीधे सीधे से इसका जो आंसर है वो निकल सकता है अगर आप एक आइटम को नोटिस में लाएं। वैसे तो इसमें इंद्रधनुष सबसे आसान है, बट इससे भी ज़्यादा एक जो एंटिटी है जो हमारे लिए बहुत कॉमन है, अगर हम उसके हेल्प से निकालें तो एक आइटम निकालकर हमारा आंसर पूरा आराम से निकल जाएगा। बट यहाँ पर हमें कोई हौच पौच मचाने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से 1 बाय 1 देखेंगे। बाद में मैं आपको बताऊँगी वो क्लिकेबल पॉइंट या आइटम कौन सी थी। तो इंद्रधनुष हमारा क्या है? ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम था, सब जानते हैं। अमृत का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, बी के साथ जाएगा 1। उसके बाद डिजिटल इंडिया जो है वो डिजिटल एम्पावरमेंट और नॉलेज इकोनॉमी को कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रोमोट करता है। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन जो है ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो है इसने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो जो मैं क्लिकेबल पॉइंट कह रही थी इस तरह से आपका आंसर तो बन जाएगा वैसे सी। ठीक है, ए के साथ क्या जा रहा है? 3, बी के साथ जा रहा है 1, सी के साथ जा रहा है 4 और डी के साथ जा रहा है 2।
ठीक है। बट जो मैं क्लिकेबल पॉइंट कह रही थी वो यहाँ पर, क्योंकि इंद्रधनुष जो कॉन्सेप्ट है या जो आइटम है ये 2 बार रिपीट हो रही है, एक 3 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये तो हमारा जो आंसर को डिफाइन करने में हेल्प नहीं कर सकता था। वो पॉइंट था अमृत, ठीक है। बी का 1 सिर्फ सी में आ रहा है, तो आप यहाँ भी इसको आराम से देखकर बिना बाकी आइटम्स को चेक किए आप आंसर बना सकते थे। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग रोल इन पॉलिसी प्रोसेस इज, नीति आयोग का जो रोल है पॉलिसी प्रोसेस में वो क्या है? क्या ये पॉलिसी गोल को सेट करता है, पॉलिसी एडवाइस देता है, पॉलिसी को इवैल्यूएट करता है, या पॉलिसी को मॉनिटर करता है? क्या करता है? ठीक है, आराम से, ये प्लानिंग कमीशन का सब्स्टिट्यूशन है। 2014 में ये आ गया था, रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन को बाय नीति आयोग, तो इसी से आपका आंसर आराम से बन सकता है। The right answer is it provides policy advice, that is 2। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are the correct expressions of incremental paradigm of public policy making? इंक्रीमेंटल जो पैराडाइम है, जो मॉडल है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का, इसके आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स या जो एक्सप्रेशंस है वो पहचानने हैं। इट वॉज प्रपोज बाय चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। Disjointed incrementalism is a description of policy making process. It says that the policy maker consider and implement fast changes. This paradigm is more of political nature rather than redistribution of social values. Take your time. Okay, क्या लिंडब्लॉम मॉडल जो है वो चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने दिया है? बिल्कुल, इंक्रीमेंटल मॉडल का नाम ही पूरा लिंडब्लॉम्स इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर जब आप पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म का, बिल्कुल ये है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो पॉलिसी मेकर है वो बहुत क्विक चेंजेस लेकर के आता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है, ये जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, ये सोशल वैल्यू को रिडिस्ट्रीब्यूट करने से ज़्यादा जो है पॉलिटिकल है अपने नेचर में, ठीक है, ये भी है। सो द राइट आंसर इज 4, A, B, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following departments look after the banking, insurance and investments in the Ministry of Finance? डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बेसिकली जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से डील करता है वो डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। यहाँ पर आप ओवरऑल सुपरविजन के हिसाब से देखें कौन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग करता है? टेक योर टाइम, आराम से करें। द राइट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। क्यों? डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ऐसे तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जो रिलेटेड है वो क्या है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। नोडल बॉडी जो बेसिकली इसकी है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी एक्ट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन से रिलेटेड, उससे इम्प्लीमेंट भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ही करता है। बट एक तो सबसे बड़ी बात ये ऑप्शन में नहीं था, दूसरा इन्होंने बोला था कि कौन लुक आफ्टर करता है, ये ओवरऑल सुपरविजन की बात की हुई है, ठीक है, ये ओवरऑल सुपरविजन की बात की हुई है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, या प्रोफेशनल टैक्स? आराम से अपना आंसर बनाएं। प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। ओके, प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा है? प्रोपोर्शनल टैक्स है आपका जीएसटी, ठीक है। कैसे है जीएसटी प्रोपोर्शनल टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स क्या कहता है कि आप किस इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता है, आपको टैक्स जो है वो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स होगा कि आपके पास इनकम ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, बट ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। और वो कौन सा टैक्स है जो आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ विच इनकम ग्रुप यू बिलोंग टू आपको देना पड़ता है? वो होता है आपका जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आराम से करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर को पहचानना है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से हो पाएगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से हो पाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल से हो पाएगा, और क्या यहाँ हिस्टोरिकल मेथड्स लगेंगे? टेक योर टाइम। ओके, बिहेवियर की स्टडी है तो आपको बिहेवियर की स्टडी किस तरह से हो सकती है? सबसे पहले बिहेवियरल स्टडीज़ जो हैं वो हो पाती हैं ऑब्जर्वेशन से। ये तो जनरल बात याद रखें कि आप ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ही बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो पार्टिसिपेट करके करें या नॉन पार्टिसिपेशन से करें, यानी कि आप उनके मेंबर बन जाएं, जैसे कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं वहाँ जाकर, या आप आराम से किसी एक ग्रुप को किसी कॉर्नर से आप ऑब्जर्व करें ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा रिलेशंस अच्छे हैं तो आप आराम से इनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। क्या हिस्टोरिकल मेथड्स ऑब्जर्वेशन के लिए लग सकते हैं? नहीं, आप किसी का बिहेवियर हिस्टोरिकल मेथड से डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द rational budgeting system concern inputs, outputs and outcomes which analyze the cost benefits of alternative program is called line item budget, performance budget, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटेड सिस्टम या ज़ीरो बेस बजट। कौन सा वाला सिस्टम है बजटिंग का जिसमें आपको इनपुट्स, आउटपुट्स और आउटकम्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे? जो अभी तक आंसर यूजीसी ने दिया है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो जो मुझे लगा है मैं आपको वो बताऊंगी। अगर कोई इशू होता है तो आप क्रॉस चेक कर ले जो फाइनल आंसर की आएगी उससे, बट जो मुझे लगा है वो आंसर क्या है इसका। जब बात इनपुट्स की, आउटपुट्स की, आउटकम्स वगैरह की आती है तो यहाँ पे जो बजट लगता है वो हमारा होता है परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। मैंने इस हिसाब से इसे परफॉर्मेंस बजट किया है, बट जो अभी तक आंसर यूजीसी ने दिया है आपको वो दिया हुआ है 1 लाइन आइटम बजटिंग। लाइन आइटम बजटिंग में नहीं, परफॉर्मेंस बजटिंग में आप इनपुट्स और आउटपुट्स की बात करते हैं, ठीक है, कि वो फिजिकली आप इनकम वगैरह जो है लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इनपुट की तरह क्या लगा रहे हैं, आप पेमेंट वगैरह जैसे दे रहे हैं, एक इनपुट की तरह दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ आउटपुट्स आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये परफॉर्मेंस बजटिंग में है, ठीक है। आप क्या करते हैं, कॉस्ट वगैरह देते हैं, पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद कुछ आउटपुट आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो परफॉर्मेंस बजटिंग का ही है। बाकी देखते जो फाइनल की आती है वो क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोमेट्रिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर अमंग इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस इनमें से क्या है? ओके, सोशियोमेट्री देखते हैं पहले है क्या। ये बेसिकली क्या है, एक स्टडी है या मेजरमेंट है आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं एक ग्रुप में, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल में आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसे हम सोशियोमेट्री कहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किन्होंने दिया है? ये 2 साइकोथेरेपिस्ट थे, जैकब लुई मैरिनो एंड हेलन हाल जेनिंग्स। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? हमारा राइट आंसर बन जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्वे रिसर्च? ध्यान से देखें, नॉट, मैंने आपको हमेशा कहा है सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पेपर सामने आएगा वही बात। सर्वे रिसर्च देखेंगे, फीचर देखेंगे, आंसर करके आ जाएंगे। इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सर्वे रिसर्च। गिव एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, टू ड्रा सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, यूजफुल इन सेंसेस, कैन डील विद मैनी वेरिएबल। एक बहुत ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट से हमेशा बचें। एक्सट्रीम पॉइंट्स को या एक्सट्रीम जो आइडियाज़ ये होते हैं उनको हमेशा आप निगलेक्ट करें, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी एक्सट्रीम में नहीं जाती है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, मतलब कम्प्लीटली, एग्जैक्टली, इन वर्ड्स को आप हमेशा इग्नोर करें या इन पर फोकस करें कि यही जो होगा आइटम आपको डिलीट करनी है या इसी के हिसाब से आपको अपना आंसर जो है वो इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। ओके, सर्वे रिसर्च जो है इससे आप एक सैम्पल ड्रा कर पाते हैं, बिल्कुल करते हैं,
ये सेंसस में यूज़फुल है, सर्वे से ही सेंसस होते हैं हमारे, ठीक है, ध्यान में रखें, जो ये सेंसस होता है सर्वे रिसर्च से ही होता है। उसके बाद ये बहुत सारे वेरिएबल से डील करता है, बिल्कुल, बट क्या ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है पॉपुलेशन की? नहीं, ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉपुलेशन की नहीं देता है। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ऑफ हर्बर्ट साइमन ब्रिजेस, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक मैन, साइकोलॉजिकल एंड नॉर्मेटिव मैन, साइकोलॉजिकल एंड रैशनल मैन, इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव मैन। हर्बर्ट साइमन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से जो मैन है उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज करता है, भरता है, यानी कि इसके हिसाब से इकोनॉमी जो एक मैन है वो क्या है, जैसे कि क्लासिकल के हिसाब से जो मैन था वो क्या था, इकोनॉमिक मैन था, और बिहेवियरल्स के हिसाब से क्या था, साइकोलॉजिकल था। तो ये कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो कॉन्सेप्ट जो हर्बर्ट साइमन लेकर के आए थे, ये उनके बीच का जो गैप है ये उसे फिल करते हैं। द राइट आंसर इज साइकोलॉजिकल एंड रैशनल मैन, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, रैशनल मैन का। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार मंगलम बिरला कमेटी 2000 वाज रिलेटेड टू, ये जो कुमार मंगलम बिरला कमेटी थी ये किससे रिलेटेड थी? कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स से, कोड ऑफ कंडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से? ओके, कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो थी ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, यानी कि 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग सजेस्टेड फॉर न्यू इंडिया इंक्लूड्स, ये जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कॉन्सेप्ट है जो कि नए इंडिया के लिए आपको सजेस्ट किया गया है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स हैं वो आते हैं? लॉन्च ऑफ नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी प्लान, दैट इज़ NDSAP, data integration and quality assurance, expanding warehousing facilities for storing and integrating data from different sources, collecting data for new measurable parameters using existing government infrastructure. Take your time, आराम से करें। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्या कहता है कि आपको जब पॉलिसी मेकिंग बनानी है तो वो एक एविडेंस पे बेस्ड होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी से या किसी इंडिविजुअल से जो है वो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं आएगा, यानी कि वो इट इज़ एक्चुअली अनरिलेटेड टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, ये पॉलिटिकल प्रेशर से रिलेटेड नहीं होगी, ये एविडेंस बेस्ड होगी, यानी कि किसी पर्टिकुलर एविडेंस पे से ये निकाली गई एक पॉलिसी मेकिंग होगी। ये जो कॉन्सेप्ट था ये न्यू इंडिया के लिए दिया गया है, ये कुछ सजेशन न्यू इंडिया को दिए गए थे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के थ्रू। वो जो सजेशंस है वो क्या है आपको ये पहचाननी है। ओके, इसने नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी प्लान का लॉन्च किया था, बिल्कुल ठीक है। डाटा इंटीग्रेशन और क्वालिटी एश्योरेंस की बात भी यहाँ पे हुई थी। उसके बाद इसने वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को भी एक्सपेंड किया था ताकि वो स्टोर कर सके या इंटीग्रेट कर सके डाटा को डिफरेंट रिसोर्सेज से, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 1, ठीक है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्या है? इट्स ए मेथड ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट दैट कंसर्न्स फैक्ट्स एंड क्रेडिबल रेलिवेंट एविडेंस टू मेक डिसीजंस ओवर पॉलिटिकल ओपिनियन और थियोरी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होगा, जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड होगी? फैक्ट्स पर या किसी क्रेडिबल एविडेंस पर बेस्ड होगी, ठीक है। आप किसी पॉलिटिकल ओपिनियन या किसी पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप खुद से जो डिसीजंस ले रहे हैं वो एविडेंशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एक साइड पे इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है एज पर डिफरेंट थिंकर्स, और दूसरी तरफ से थिंकर्स बोले हुए हैं, कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स आर स्टेबलाइजर ऑफ सोसाइटी एंड गार्डियन ऑफ ट्रेडिशन, चीफ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड बी टू फैसिलिटेट सोशल चेंज, ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्टेड इन ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज की टू एंड्यूरिंग पावर इन द ग्रेट सोसाइटी। लिस्ट बी में थिंकर्स हैं चार्ल्स ए बियर्ड, विलियम डनहम, ये वैलेंस डनहम नहीं है, विलियम डनहम है, लास्ट टाइम पेपर में बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, पॉल पीजर्स, एडम्स ब्रुक, आराम से करें। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स आर
स्टेबलाइजर्स ऑफ सोसाइटी एंड गार्डियन ऑफ ट्रेडिशन, ये किसने कहा है? ये कहा है पॉल पिजर्स ने। ए का 3, ठीक है। चीफ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड बी टू फैसिलिटेट सोशल चेंज, ये कहा था एडम्स ब्रूक ने। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्टेड इन ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी सिविलाइजेशन, ये किसने कहा था? विलियम डनहम ने, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इज की टू एंड्योरिंग पावर इन द ग्रेट सोसाइटी, ये किसने कहा था? ये कहा था चार्ल्स बियर्ड ने। इस क्वेश्चन में सीधे से एक क्लिकेबल पॉइंट था जिससे आपका आंसर निकल जाता, बट 2 बार वो रिपीट हो रहा था इसलिए अगेन मैंने नहीं बोला, ठीक है। वो था आपका ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्टेड इन ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये डनहम ने दी थी, ठीक है। विलियम ए डनहम ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सी का 2 एक बार ही होता तो मैं आपको बोलती बिना सोचे आप इससे आंसर करें, बट ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि सी का 2 जो है वो 2 ऑप्शन में आ रहा था। तो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस जिस थिंकर ने दी थी वो कौन सी थी यहाँ पर, इस हिसाब से जो मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, वो है वो है आपकी चार्ल्स ए बियर्ड की डेफिनेशन, डी का जो 1 है, ठीक है। आप डी के 1 से भी निकाल सकते थे। अगेन ये 2 बार रिपीट हो रहा था, बट माइनस प्लस करके सी का 2 और डी का 1, ठीक है, इससे आपका आंसर बन सकता था। सी का 2 तो चलो हो गया, ये सबको पता होना चाहिए। डनहम की बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो चार्ल्स ए बियर्ड की डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक की है जो कि पावर को एंड्योर करती है किसी ग्रेट सोसाइटी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सी का 1, डी का 1, ठीक है। तो अगर आप सी से कंफ्यूज हो जाते तो आप डी पे शिफ्ट कर जाते, तब भी आपका आंसर बन जाना था। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोटिव ये रहता है कि ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा होता है, आप आराम से सोच कर सकते हैं। वहाँ पर टाइम नहीं होता। जितने क्वेश्चंस में से टाइम निकाल लें, एंड के जो 10 क्वेश्चन हैं आपको पता है वो आजकल आपका पैसेज की फॉर्म में आता है, तो वो बहुत टाइम खींच लेता है। मुझे नहीं पता आप लोगों का खींचता है या नहीं, बट मेरा बहुत खींचता है। तो वहाँ पर आप जितना टाइम बचा सकें तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा, और करेक्ट आंसर वहाँ पे निकलेगा। कर तो कोई भी लेता है, बट करेक्ट आंसर की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ों से आपको टाइम बचाना। टाइम कहाँ से बचेगा? टाइम इन्हीं जगहों से बचेगा। जैसे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, तो आप जितनी जल्दी वो एलसीएम लगा के क्वेश्चन निकालेंगे तो वो जल्दी होगा। अब आप डिवाइडर मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। लाइकवाइज आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं। यहाँ पर सी का 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, फटाफट आप एक और ऑप्शन चूज़ कर लें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है, बट चार्ल्स ए बियर्ड की डेफिनेशन बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई एक चूज़ कर ले अगर आप चाहें तो, ऐसी बात नहीं। पॉल पिजर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक स्टेबलाइजर है, ठीक है, सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी जो है उसमें अगर कोई चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट चार्ल्स ए बियर्ड की थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि कई बार पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? 2। 46 का आंसर बन गया 2। ये क्वेश्चन मैं बना नहीं पाई थी तो मैंने इसको एज सच PDF से ही ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज़ यूज इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड सिचुएशन, वेटिंग लिस्ट सर्विस मैकेनिज्म में यूज़ होता है, मैथमेटिकल टेक्निक में यूज़ होता है। उसके बाद इट्स यूज इन क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। कहाँ यूज़ होता है लीनियर प्रोग्रामिंग? बहुत सिंपल सा है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो लोग मैथ से जुड़े हैं समझ रहे होंगे। द राइट आंसर इज 3। इट इज़ मैथमेटिकल टेक्निक फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। जो कम रिसोर्सेज होती है उनके लिए अगर आपको कुछ कोई टेक्निक अगर लगानी है तो आप वहाँ पर क्या लगाते हैं? ये लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवरलैपिंग फीचर ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी एज सेड बाय FW रिग्स। FW रिग्स ने जो ओवरलैपिंग फीचर्स दिए हैं सोसाइटी के, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के, इनमें से वो कौन सा नहीं है? ध्यान रखें, अगेन नॉट है, ठीक है। नेपोटिज्म, बाजार कैंटीन, फॉर्मलिज्म या नॉर्मेटिविज्म? ओके, नेपोटिज्म क्या ओवरलैपिंग फीचर है? बिल्कुल है। बाजार कैंटीन भी है, पॉलीनॉर्मेटिविज्म भी है, ठीक है। फॉर्मलिज्म जो है ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी का ओवरलैपिंग फीचर नहीं है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंसेप्शन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स ऑफ एनडीसी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज। ओके, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की कमीशन है ये 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसके अंडर? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CEH हॉब हाउस। इसका जो कमीशन का जो मेन रिकमेंडेशन था वो क्या था? इसने पंचायत की इंपॉर्टेंस की बात की थी। सबसे पहला इसने जो रिकमेंडेशन दिया था वो क्या दिया था कि पंचायत को इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, उसके बाद हमारी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 1953 में की थी। ठीक है, इसका जो एम था वो क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स करवाना और रूरल वेलफेयर करवाना कंट्री में। उसके बाद जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है इसकी इंट्रोडक्शन जो थी, ठीक है, ये हुई थी 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट जो था राजस्थान का, वहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी। डोंट गेट कन्फ्यूज, जो ऑप्शंस है वहाँ पर इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं पूछी है, इंट्रोडक्शन पूछा है। इंट्रोडक्शन इसकी 1959 में हुई है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1992 में हुआ था बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स ऑफ एनडीसी, ये मुझे करेक्टली मिल नहीं रहा, क्योंकि अगर हम एनडीसी का मुझे क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी वाली ये प्लान प्रोजेक्ट जो है ये बोल रहे हैं, क्योंकि एनडीसी जो है वो 1952 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अगर हम अगर हम देखें कि किसने इसे इस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था प्लानिंग कमीशन ने, जो कि 1950 में खुद इस्टेब्लिश हुई है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो इसका राइट आंसर है पहले हम देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट कब की है? 1907 की। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 की। और पंचायती राज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1959 में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 1 A, C and D। ठीक है, ACBD 1। ओके, तो सबसे पहले 1907 में होगा, उसके बाद मैं जंप कर रही हूँ 1953 पे, फिर मैं कर रही हूँ 1959 पर। बट ये जो कमेटी है मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस तरह से अगर हम देखें, अगर मैं ये कहूँ कि ये एनडीसी की कोई कमेटी पूछी है, तो एनडीसी खुद 1952 में इस्टेब्लिश हुआ है। और अगर ये कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर था, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो खुद जो है वो 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे कि ये सी पहले क्यों ले रहे हैं, कि उसकी जो बेसिकली जो इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है इस कमेटी का वो मुझे मिला नहीं। तो ये आप लोग देख लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, C, B and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन। Who among the following was the direct representative of the Mughal government at the local level? लोकल लेवल में मुगल गवर्नमेंट पे का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था लोकल लेवल पर, वो कौन था? शिकदर, ज़मींदार, फौजदार या खजानदार? ओके, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पूछा है आपको कि मुगल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन था लोकल लेवल पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कौन था? वो था फौजदार। ठीक है, क्यों? क्योंकि फौजदार हमारा क्या है, जैसे अभी यहाँ पर डीसी होता है, तो फौजदार जो थे वो कौन थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। बाकी ये जो ज़मींदार हैं ये जो हैं वो लैंड ऑनर थे विलेजेस के, जो कि मैं कहूँगी कि एक नॉन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ इंसान है, तो ये तो बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है। खजानदार जो है वो ट्रेजरर है। ठीक है, शिकदर जो है वो परगना का क्या है? लीडर है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फौजदार, दैट इज 3। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ये थे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। बाकी के 40 क्वेश्चंस मैं 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।